वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ रहे हैं। शेर शाह सूरी को भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में पहला अफगान साम्राज्य लोधी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था और जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो पानीपत के पहले युद्ध के बाद में लोधी वंश का पतन हो गया और उसके स्थान पर भारत में जो मुगल वंश है उसकी स्थापना हुई थी। लेकिन लगभग 15 वर्ष के बाद में अफगान पुनः खड़े हुए और मुगलों को भारत से बाहर निकाला। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि वो कौन अफगान व्यक्ति था जिसने अफगानों की खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त किया और उसका नाम था शेर शाह सूरी। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। शेर शाह सूरी द्वितीय अफगान साम्राज्य। शेर शाह सूरी के बचपन का ज़्यादा सटीक विवरण नहीं मिलता है क्योंकि उसके पूर्वज पंजाब से लेकर के भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सूबेदार या लड़ाकू गुटों में रहते थे जो अलग अलग लोगों की मदद किया करते थे। लेकिन कुल मिला के इतिहासकारों में जो एक आम राय है उसके अनुसार इसका जन्म नारनौल के आसपास के क्षेत्र में 1486 ईस्वी में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद था। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जब इसका नाम फरीद था तो शेर शाह कैसे हुआ। अब इसमें कई विवरण अलग अलग आते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसने एक शेर को शिकार कर दिया शेर का, तो इसलिए उसका नाम शेर खां हो गया और बाद में जब वो दिल्ली का बादशाह बना तो उसने अपना नाम शेर खां से बदलकर शेर शाह कर दिया। जब बचपन से इसको बहार खां की सेवा में सम्मानित होने का मौका मिला। बहार खां कौन था? जब इब्राहिम लोदी की पराजय हो गई पानीपत के युद्ध में तो बहार खां ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया और वो उस समय बंगाल में था और उसकी सेवा में फरीद भी था। बाद में वह अलग अलग व्यक्तियों की सेवा में रहा और जौनपुर का जो मुगल सूबेदार था उसके साथ भी इस फरीद ने समझौता किया और वो उसके साथ भी रहा क्योंकि जौनपुर में जो मुगल सूबेदार था उससे फरीद को अपनी जागीर वापस लेनी थी, इसलिए इसके साथ गठजोड़ किया। तो जो शेर खां है उसके बचपन के जीवन से हमें ये पता चलता है कि वह अलग अलग लोगों के साथ में जुड़ता है अपने फ़ायदे के लिए। अफ़गानों में स्त्रियों को काफ़ी अधिक महत्व मिलता है, इसलिए कई अफ़गान महिलाओं ने शेर खां के उद्भव में योगदान दिया है। बिहार का शासक था महमूद शाह और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के बाद में उसकी जो पत्नी थी दूदू और उसका बच्चा था जलाल खां। तो जलाल खां उम्र में बहुत ही छोटा था, इसलिए उसके संरक्षक के रूप में शेर खां को या फरीद को नियुक्त कर दिया और इसकी जो पूरी जागीर है वो फरीद ने ही संभाली। जलाल खां तो छोटा बालक था, तो वहाँ पर जो उसको अनुभव मिले वो बाद में उसको बहुत सारे काम आए। उसी समय चुनार का एक किलेदार था ताज खां। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी लाड मलिका से भी शेर खां ने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद में चुनार के किले पर अप्रत्यक्ष रूप से शेर खां का नियंत्रण हो गया। बाद में इसी चुनार के किले के द्वारा ही शेर खां ने हुमायूं से संघर्ष किया और अंत में अपने को एक सुल्तान के रूप में स्थापित किया। गाजीपुर में नसीर खां था। उसकी मृत्यु होने के बाद में उसकी पत्नी गोहर से भी उसने विवाह कर लिया और उसको 300 मन सोना मिला। इस धन से उसने अपनी सेना को मजबूत किया। बंगाल में जो शासक थे उसके साथ में छोटी मोटी झड़पें होती रहती थी क्योंकि बंगाल का जो शासक है वो ये नहीं चाहता था कि बिहार में कोई अफगान शासक है वो खड़ा हो जाए। लेकिन दोनों के बीच में 1538 में सूरजगढ़ की लड़ाई हुई जिसमें शेर खां है वो विजित रहा और इस प्रकार से प्रारंभिक जीवन में शेर खां ने अलग अलग लोगों के साथ में संघर्ष किए
और उस पूरे संघर्ष का यही सार निकल के आता है कि उसमें कूटनीतिक योग्यता थी, सैनिक योग्यता थी, और वह जानता था कि किससे कब संबंध बनाने हैं और किससे कब संबंध तोड़ने हैं। और जब उसने बंगाल के सूरजगढ़ की लड़ाई को जीत लिया तो उसने अपने को स्थापित कर लिया, और उसकी बढ़ती हुई शक्ति को देख करके दिल्ली में मुगल बादशाह हुमायूं इसको चुनौती देने के लिए आगे आता है। तो हुमायूं के साथ में संघर्ष किस प्रकार से होता है ये देखते हैं। हुमायूं ने सबसे पहले चुनार के किले पर आक्रमण किया, और चुनार का किला जहाँ पर शेर खां उसका संरक्षक था, उसका लंबे समय तक घेरा रहा, लेकिन हुमायूं है उसको जीत नहीं सका। अंत में उसको एक समझौता करना पड़ा, और इस समझौते के द्वारा किला तो हुमायूं को मिल गया, लेकिन शेर खां ने अपना अस्तित्व बनाए रखा, और से हुमायूं ने वहाँ पर खुद को वैभव विलास में डुबो दिया। इसका यह परिणाम हुआ कि शेर खां ने अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाया, और अंत में चौसा के पास हुमायूं और शेर खां के बीच में युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध जो 1539 में लगभग जून महीने में लड़ा गया था, उसमें एक नदी के किनारे पर यह संघर्ष हुआ, कर्मनाशा नदी के किनारे पर। और जब इस नदी के किनारे पर संघर्ष हुआ तो हुमायूं रणनीतिक दृष्टि से गलत जगह पर था, क्योंकि हुमायूं के सामने शेर खां की सेनाएं थी और उसके पीछे कर्मनाशा नदी थी। इसलिए जब आक्रमण प्रबल हुआ तो हुमायूं को भागने की कोई जगह नहीं मिली, तो उसके कई सैनिक उस नदी में भी डूब गए। तो हुमायूं की जो कूटनीतिक विफलता थी उसके कारण चौसा का युद्ध है वो शेर खां जीत गया। लेकिन अगले ही साल कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध पुनः हुआ, उसमें भी हुमायूं पराजित हुआ, और हुमायूं को भारत से बाहर भगाने के लिए शेर खां कटिबद्ध था, और इस कटिबद्धता के कारण ही हुमायूं ने जो दिल्ली से वो भागा, तो शेर खां ने यह प्रयास किया कि उसको किसी भी हिंदुस्तानी बादशाह के द्वारा शरण न दी जाए, उसको कोई मदद न मिलनी चाहिए। इस प्रकार का प्रयास करते हुए शेर खां ने उसको भारत से भगाया। सबसे पहले जब कन्नौज का युद्ध हुआ तो फिर हुमायूं को सिंध के रास्ते से भगाने का प्रयास किया गया, क्योंकि वह जानता था कि यदि पंजाब की तरफ जाएगा तो हुमायूं का भाई कामरान वहाँ उसकी मदद कर सकता है। इसलिए शेर खां ने निश्चित किया कि जब वो कन्नौज सिंध की तरफ जाए तो न गुजरात का शासक न राजस्थान में मालदेव जो मारवाड़ का शासक था यह किसी भी प्रकार से हुमायूं की मदद करे। इसलिए सिंध के रास्ते से हुमायूं को यहाँ से भगा दिया, और अंत में उसको ईरान के शासक के पास जाकर के शरण लेनी पड़ी। भारत में हुमायूं की मदद किसी ने भी नहीं की। हुमायूं को भगाने के बाद में शेरशाह पंजाब की तरफ बढ़ा और उसने लाहौर पर अधिकार कर लिया। उसी समय कश्मीर पर मिर्ज़ा हैदर ने भी अधिकार कर लिया, लेकिन शेर खां ने उसको ज़्यादा परेशान नहीं किया। शेर खां जब वो सिंधु प्रदेश में था तब वहाँ पर भी बहुत सारे अफ़गान थे, और उन अफ़गानों ने भी विद्रोह किया, लेकिन शेर खां ने उन अफ़गानों को दबाने की बजाय उन्हें अपना मित्र बना दिया। वहाँ पर एक गख्खर करके जनजाति रहती थी, वह बहुत ही लड़ाकू जाति हुआ करती थी। तो शेर खां ने उस गख्खर जाति के लोगों को भी वहाँ पर पराजित किया, और जिस स्थान पर युद्ध लड़ा गया उसको नमक के पहाड़ या कोह-ए-जूद कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए शेरशाह ने रोहतासगढ़ में एक किले का निर्माण करने का संकल्प लिया, और उस किले के निर्माण का जो पूरा दायित्व मिला वो टोडरमल को मिला। ये वही टोडरमल है जो बाद में अकबर के समय में भू राजस्व व्यवस्था की प्रसिद्ध दहशाला पद्धति को भारत में लागू करता है। शेर खां ने आगे बढ़कर शीघ्र ही मुल्तान पर अधिकार कर लिया, क्योंकि मुल्तान उस समय एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, और मुल्तान का सीधा संबंध लाहौर से होते हुए मध्य एशिया तक जाता था।
इसलिए मुल्तान पर अधिकार कर लिया और लाहौर तक जाने वाली एक नई सड़क का निर्माण कराया। इसके माध्यम से उसने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर लिया। और सिंध का जो प्रदेश है वो सीधा शेर खां के अधीन नहीं था, लेकिन हुमायूं को सिंध के राजा शरण न दें, इसके लिए शेर खां ने खूब प्रयास किया। सिंध के राजा पर दबाव बना करके रखा कि वो हुमायूं को संरक्षण नहीं देंगे। तो इस प्रकार से उसने अपने शासनकाल का जो पहला साल था, लगभग 1541 का साल है, वो पूरा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में लगाया ताकि हुमायूं के आने का रास्ता बंद हो और वहाँ की व्यवस्था को सुनियोजित किया जा सके। और उसके बाद में वो वापस मुख्य भूमि पर आता है जब सूर साम्राज्य का वह विस्तार अलग अलग भागों में करता है। सबसे पहले वो 1542 में मालवा पर अभियान करता है और मालवा को जीतता है। लेकिन जब मालवा के साथ में युद्ध हुआ तो उस युद्ध में कई सैनिक सेनापति हिंदू भी थे और उनमें सबसे प्रमुख था चंदेरी का पूरणमल। इसलिए शेर खां ने पूरणमल को सजा देने के लिए चंदेरी पर आक्रमण किया और घमासान युद्ध के बाद में पूरणमल और शेर खां के बीच में एक संधि हुई। पूरणमल को यह आश्वासन दिया गया कि आप संधि के लिए आ जाइए, संधि करते हैं। इसलिए पूरणमल थोड़ा असावधान हो गया और 4000 सैनिकों को लेकर के जब वह संधि के लिए जा रहा था तो रात में जहाँ रुका वहीं सोती हुई सेना पर शेर खां ने हमला कर दिया और पूरणमल का वध कर दिया। तो ये एक प्रकार से किए गए वादे से पलटना है, पूरणमल के साथ एक किया हुआ धोखा है। लेकिन अब जो अगला जो चरण आता है शेर खां के साम्राज्य का, क्योंकि अभी जब तक राजस्थान जो कि दिल्ली के बहुत समीप है और यहाँ पर सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में मालदेव का उद्भव होता है, तो मालदेव को जब तक रोका नहीं जाता तब तक भारत की विजय पूरी और सुनिश्चित नहीं हो सकती है। इसलिए मालदेव जिसने न केवल मारवाड़ के प्रदेश को बल्कि शेखावटी का प्रदेश जो पंजाब का है, नारनौल तक का प्रदेश है, उसको जीत लिया था। बीकानेर में राठौड़ ही थे फिर भी मालदेव ने उसको जीत लिया। इसलिए जो कल्याणमल है वो शेर खां की मदद के लिए चले गए। तो इस प्रकार से मालदेव ने मारवाड़ और राजस्थान की राजनीति में एक साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया और एक विस्तृत साम्राज्य की अवधारणा को लाया। लेकिन इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कई राजपूत सरदार इससे नाराज हो गए और उन्होंने शेर खां को मदद के लिए आमंत्रित किया। और जब शेर खां मदद के लिए आया तो वो जो संघर्ष हुआ गिरी सुमेल का युद्ध जो 1544 में लड़ा गया। अब इस संघर्ष में जब दोनों सेनाएं आमने सामने थी तब शेर खां जो है उसको पूरी आशंका थी कि इन राजपूतों से हम नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि मालदेव ने जैसलमेर एक विवाह किया था जिसकी जो पत्नी है उसको रूठी रानी भी कहा जाता है, प्रसंग आपने सुना होगा। जब भाटियों के साथ में मालदेव की मित्रता हो गई थी तो बहुत सारे भाटी योद्धा है वो उसकी सेना में थे। तो ये देख कर के भी शेर खां को बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत थी। इसलिए शेर खां ने कूटनीति और छल का रास्ता अपनाते हुए कुछ गुप्त पत्र वहाँ जो मालदेव के सेनापति थे जेता और कुंपा, उसके जो स्थान था टेंट थे वहाँ पर डलवा दिए और उसमें यह मालदेव को भी पता चल गया समाचार पत्रों के जो पत्र थे उन पत्रों के माध्यम से, इसमें लिखा गया था कि जेता और कुंपा ने बहुत अच्छा किया जो मालदेव को यहाँ तक लाया। इसलिए मालदेव के मन में यह शंका बढ़ गई कि जेता और कुंपा है वो शेर खां से मिल चुके हैं। इसलिए मालदेव अपनी सेना लेकर के मारवाड़ आ गया, लेकिन जेता और कुंपा ने अपना कलंक मिटाने के लिए वहाँ पर युद्ध किया और भयंकर युद्ध हुआ। और इस छोटी सी टुकड़ी ने इस प्रकार से शेर खां को चुनौती दी कि शेर खां को कहना पड़ा कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी थी।
लेकिन अंततः मालदेव की सेनाएं पराजित हुई और मालदेव को भाग करके शिवाना और जालोर की तरफ जाना पड़ा और मारवाड़ पर शेर खां का अधिकार हो गया। अगले ही वर्ष 1545 ईस्वी में उसने पुनः मध्य भारत की ओर अपना रुख किया और शेर खां ने जब कालिंजर का घेरा डाला तो वहाँ पर जब कालिंजर के किले पर अधिकार करने का प्रयत्न चल रहा था, उसी समय एक गोला किले की दीवार से टकरा करके बारूद के ऊपर गिरा। शेर खां वहीं पास में खड़ा था और वहाँ पर उस बारूद के फटने से उसकी मृत्यु हो गई। केवल 5 वर्ष तक शासन किया और शेर खां की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र जो जलाल खां था वो इस्लाम शाह नाम से सुल्तान बना। तो इस प्रकार से केवल 5 वर्ष के छोटे से शासन काल में शेर खां ने हिंदुस्तान के बहुत बड़े क्षेत्र को जीता। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि शेर शाह ने राजनीतिक और युद्ध के अलावा भारत के प्रशासन, शासन, कानून और विधि में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू।